नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल करणी सेना ने जमकर उत्पात मचाया। मामला रामजी लाल सुमन के बयान का था। आगरा में लोग इकट्ठा हुए। आगरा की पुलिस ने वीडियो जारी किया था कि कैसे नए डंडे खरीदे गए हैं, कैसे नए हेलमेट खरीदे गए हैं। यानी कि पहले से पता था कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन अगर किसान दिल्ली के अंदर आता है तो आप देखते हैं बाकायदा कीलें लगा दी जाती हैं, रोक दिया जाता है रास्ता, आर्मी का डिप्लॉयमेंट कर दिया जाता है। क्या क्या नहीं कर दिया जाता है कि किसान दिल्ली के अंदर ना आ सके। लेकिन ये लोग जिनसे पूरी उम्मीद थी, इसीलिए तो पुलिस ने तैयारी की होगी कि ये लोग यहां पर अशांति फैलाने की कोशिश करेंगे, और वो भी एक माननीय सांसद के घर के पास जाकर इन लोगों को रोकने की जगह लाठियों और हेलमेट का वीडियो चलवाया गया, जिसका कोई खास मतलब नहीं था। ये कल देखा गया कि किस तरह से इन लोगों ने नंगी तलवारें लहराई, नारे लगाए, अभद्र नारे भी लगाए, तमाम सारी बातें हुई। एक वीडियो वायरल हो रहा था, कल मैंने भी ट्विटर पर पोस्ट किया था, जिसमें एक दुबला पतला सा युवा है जिसने पगड़ी लगाई हुई है और वो अखिलेश यादव को मारने की बात कर रहा है। अगर कानून की बात करें तो किसी की भी हत्या की धमकी देना अपने आप में एक कानूनी अपराध है, लेकिन उसे अभी तक गिरफ्तार किया गया है कि नहीं किया गया है मैं नहीं जानता। उसका चेहरा सामने आ गया था, उसकी पहचान सामने आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं। अगर सोचिए कि अगर यही मुसलमान इकट्ठा हुए होते, सिख इकट्ठा हुए होते, विपक्ष के लोग इकट्ठा हुए होते और किसी ने इस तरह की बात की होती तो क्या होता। हालांकि कल मुर्शिदाबाद में जो हुआ है वो भी बहुत भयानक है। आप वक्फ बिल के समर्थन में या विरोध में हो सकते हैं, अब तो वो वक्फ कानून बन चुका है तो समर्थन और विरोध में हो सकते हैं। जुलूस निकालना, शांतिपूर्ण जुलूस निकालना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन ऐसा जुलूस जिसमें एक बाप बेटे की हत्या हो गई, ऐसा जुलूस जिसमें हिंसा हो रही है, इससे कोई कानून वापस नहीं जाएगा। इससे देश के अंदर जो हिंसक माहौल बना हुआ है, देश के अंदर जो सांप्रदायिक माहौल बना हुआ है, वो और मजबूत होगा। किसी की हत्या करके, किसी की दुकान लूट के, किसी का घर तोड़ के किसी भी तरह के न्याय की मांग नहीं की जा सकती। एक अन्याय दूसरे अन्याय का विरोध नहीं कर सकता। अगर अन्याय आप कर रहे हो तो आपको कोई हक नहीं है कि अपने लिए न्याय मांगो। यह बात आगरा के लिए भी सही है और यह बात मुर्शिदाबाद के लिए भी सही है। ये सारे लोग किस लिए लड़ रहे हैं? इनके हिसाब से ये लोग राणा सांगा के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि राणा सांगा का जो स्मृति है उसका क्या हाल है, बुरा हाल है उसका। वहां पर ना कोई मूर्ति कायदे की है, ना कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, ना कोई साफ सफाई है, कोई वहां जाता नहीं। और राणा सांगा के जो वंशज हैं वो होटलों में रहते हैं, तमाम पार्टियों में हैं, सब कुछ है, लेकिन वो किसी के ध्यान में नहीं आता। राणा सांगा की बात की गई, कहा गया कि रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया वो अपमानजनक था। यह बात तो मैं मानता हूं, बहुत साफ मैं कहता हूं कि रामजी लाल सुमन जी का जो बयान था मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन इतिहास के बारे में जिस तरह से बातें की जाती हैं, इतिहास के बारे में जिस तरह से गद्दार और ये सारा कुछ कहा जाता है, बिल्कुल वो गलत है। रामजी लाल सुमन जी जो कह रहे थे वो बाबरनामा के आधार पर कह रहे थे। बाबरनामा में यह लिखा हुआ है कि राणा सांगा ने निमंत्रण दिया था बाबर को इब्राहिम लोधी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। यह बात कई जगहों पर लिखी हुई है, लेकिन इसका वैकल्पिक भी है। कई इतिहास स्रोतों में इसका उल्टा लिखा हुआ है। इतिहास में इस तरह की बातें होती हैं। इस पर किसी को गद्दार कहने का कोई मतलब नहीं है। और अगर आप आखिरी सच मानते हैं बाबरनामा को, तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि अयोध्या में राम मंदिर गिराया गया था। जरूरी नहीं है कि बाबरनामा में जो कुछ लिखा हुआ हो वो सारा का सारा ऐतिहासिक तथ्य हो। आपको याद रखना चाहिए कि वो किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा था, वो बाबर के अपने लोगों ने, या आप यूं कहें बाबर ने खुद लिखा था। और वो जमाना दूसरा था। उस समय भारत का इस तरह का कंसेप्ट नहीं था। अलग अलग राजा हुआ करते थे, अपने अपने राज्य के लिए लड़ा करते थे, एक दूसरे की मदद लिया करते थे। मैं बार बार शिवाजी और अफजल खान का, छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान का किस्सा सुनाता हूं कि अफजल खान की तरफ से जिस आदमी ने सारी चाल रची थी कि शिवाजी को कैसे अखबार में भरना है और मार देना है, वो एक ब्राह्मण था, वो एक हिंदू था। और शिवाजी को जिसने यह आइडिया बताया था कि बगनखा पहन के अफजल खान आपके साथ ऐसा कर सकता है, बगनखा पहन के जाइए वगैरह वगैरह, वो एक मुसलमान था। राणा प्रताप की सेना के, महाराणा प्रताप की सेना के कई सेनापति मुसलमान थे। कल समाजवादी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी ने एक वीडियो जारी किया और बहुत सुंदर वीडियो था। वो वीडियो मैं आपको एज इट इज दिखा देता हूं।
देश में इन दिनों बाबर और राणा सांगा को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। मैं कोई टिप्पणी किसी के पक्ष या किसी के विरोध में न करते हुए केवल एक घटना से आपको परिचित कराना चाहता हूँ। आप में से कुछ लोगों ने यह घटना इतिहास में पढ़ी होगी, कुछ लोगों को नहीं जानकारी होगी। राणा सांगा की मृत्यु के बाद उनकी रानी कर्णावती सिंहासन पर बैठी और कर्णावती को कमजोर जानकर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी, उनके राज्य पर धावा बोल दिया। तो कर्णावती ने जब ये देखा कि बहादुर शाह की सेना बहुत बड़ी है और ताकतवर है और हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी और उन्हें अपना भाई बनाया और कहा कि अपनी बहन की रक्षा करो, बहन के ऊपर संकट है। और हुमायूं ने उनकी राखी स्वीकार की और उन्हें बहन माना। लेकिन हुमायूं कहीं दूर घिरे हुए थे, उन्हें पहुंचने में, मेवाड़ तक पहुंचने में समय लग गया और तब तक कर्णावती ये सोच करके हम हार जाएंगे, कर्णावती ने जौहर कर लिया, कर्णावती खत्म हो गई। लेकिन हुमायूं ने फिर बहादुर शाह से लड़ाई लड़ी, अपनी बहन मुंहबोली बहन के राज्य को मुक्त कराया और कर्णावती के नाबालिग बेटे उदय सिंह को सिंहासन पर बैठाया, गद्दी पर बैठाया। ये हुमायूं कौन था? ये बाबर का बेटा था। ये कर्णावती कौन थी? ये राणा सांगा की पत्नी थी। जिन राणा सांगा और बाबर को लेकर हम बेवजह लड़ रहे हैं, शत्रुता पैदा कर रहे हैं, उस राणा सांगा की पत्नी कर्णावती ने उसी बाबर के बेटे हुमायूं को अपना भाई बनाया था और हुमायूं ने उसे बहन मानकर उनकी मदद की थी। तो सुना आपने, हमने बचपन में स्कूल में यह कहानी पढ़ी थी, महारानी कर्णावती की कहानी पढ़ी थी। वैसे आपको अगर यह बताया जाए तो भी आश्चर्य होगा कि राणा सांगा की जो आंख गई थी वो उनके बड़े भाई ने फोड़ी थी, क्योंकि बचपन में तीनों भाई थे। किसी साधु के पास पहुंचे, उस साधु ने कहा कि राणा तो सांगा ही बनेगा, सांगा ही वहां पर राजा बनेगा। बड़े भाई को बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने उनकी आंख में तलवार घोंप दी। इसके बाद राणा सांगा भाग जाते हैं, एकांत में रहते हैं। बाद में ऐसी स्थितियां बनती हैं कि उनको ढूंढ के लाया जाता है और वो महाराणा सांगा बनते हैं। और युद्ध में हार के बाद भी जब वो बाबर के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तब उनकी हत्या हुई थी। उनके अपने ही लोगों ने हत्या की थी, जिनको ये लगा था कि अगर बाबर के खिलाफ ये दोबारा युद्ध करेंगे तो हम सबकी जान जा सकती है। वो अलग इतिहास है। उस इतिहास में भाई, दोस्त, पता नहीं क्या क्या ऐसे रिश्ते हैं जो आज जैसे नहीं थे। मैंने कश्मीर के इतिहास पर काम किया है। वहां के एक इतिहासकार ने लिखा है कि राजा का भाई जो होता है वो सांप की तरह होता है, या तो उसको बहुत दूर रखना चाहिए या तो मार देना चाहिए, वरना वो राजा को ही मार देगा। आप सोच सकते हैं, इस तरह का वो पीरियड था। हत्या करो, गद्दी पर बैठो, ये सिद्धांत था। क्या क्या नहीं हुआ है, अगर उस पीरियड की बातें करना आप शुरू करेंगे तो कानों पर हाथ रख लेंगे, क्योंकि वो सारी चीजें लोकतंत्र में समाप्त हो गई। लोकतंत्र में जिसकी ताकत वही सत्ता पर बैठेगा, चाहे जैसे भी सत्ता पर बैठ जाए उसको राजा मानना पड़ेगा, ये वाला पूरा सिद्धांत खत्म कर दिया गया। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि वो मध्यकाल में लेकर जाएंगे इतिहास को, तलवार लेकर उतर पड़ते हैं। तलवार का जमाना गया। तलवार किसी ऐतिहासिक शौर्य का प्रतीक हो सकती है, आज तलवार कोई प्रतीक नहीं है। तलवार की लड़ाइयां खत्म हो चुकी हैं। जहां लड़ाइयां चलती हैं आजकल ड्रोन जाते हैं, जाने क्या क्या जाता है। तलवार का मामला खत्म हो चुका है। पगड़ी पहनकर तलवार लेकर किसी सांसद के घर के बाहर तोड़ फोड़ करना, इसका क्या मतलब है? इससे क्या साबित होता है? और अगर सरकार इसको नहीं रोकती है तो इससे क्या साबित होता है? अगर सरकार ऐसे लोगों के पहले से बनाए गए प्लान को इंप्लीमेंट होने देती है, उनको शहर में आने से रोकती नहीं है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं यह होता है कि मुर्शिदाबाद से लेके आगरा तक देश के अंदर एक गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। यहां तो हिंदू ही हिंदू शामिल हैं। बनारस में मिश्रा जी हैं जिनके वीडियोस लगातार आते रहते हैं, त्रिपुंड वगैरह लगाते हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, सत्ता की लगातार आलोचना करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। उनके वीडियोस लगातार आपने ट्विटर पर और बाकी सारी जगहों पर देखे होंगे। उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की और जो हमलावर था उसका भी नाम अविनाश पांडे बताया जा रहा है। मिश्रा जी पर पांडे जी हमला कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान से निकलकर बात यहां पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि हमलावरों के पास चाकू भी था, तमंचा भी था। खून से सनी हुई तस्वीर मिश्रा जी की सामने आई। अखिलेश यादव ने इसका संज्ञान लिया और बाकायदा फेसबुक पर भी लिखा, ट्विटर पर भी लिखा। ज्यादा दिन नहीं हुए, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने बयान दिया था कि हिंदुओं से सीखना चाहिए अनुशासन, सड़क का अनुशासन। कल आगरा में किसका अनुशासन था?
कल आगरा की सड़कों पर जो बवाल हो रहा था वो किसका अनुशासन था? रामजी लाल सुमन के घर के सामने जो तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई वो किसका अनुशासन था? 10 से ज्यादा गाड़ियां तोड़ी गई, 1000 से ज्यादा लोग थे जो तोड़फोड़ और पत्थरबाजी कर रहे थे, 14 हमारे पुलिसकर्मी उसमें घायल हुए। आधे घंटे तक यह सब बवाल चलता रहा। रामजी लाल सुमन तो दिल्ली में थे। यह किसका अनुशासन है? कौन से लोग थे ये? जिन सड़कों पर नमाज नहीं अलाउड है उन सड़कों पर यह सब कैसे अलाउ हुआ? किस अनुशासन की बात कर रहे थे हमारे आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी? अभी रामनवमी बीती है, उस दिन के अनुशासन की बात कर रहे थे जब दरगाह के ऊपर लोग चढ़ गए थे झंडा फहराने के लिए? या फिर करणी सेना के नाम पर जो ये सारा कुछ हुआ है इसका जिक्र कर रहे थे जब वो बात कर रहे थे हिंदुओं के अनुशासन की? मामला हिंदुओं और मुसलमानों के अनुशासन का नहीं है, मामला है कानून व्यवस्था का, मामला है सरकार की निष्पक्षता का, मामला है लोकतंत्र का, मामला है संविधान का। एक राज्य के भीतर लोग इकट्ठा होकर एक सांसद को, एक दलित सांसद को मारने की धमकी देते हैं। यह अपने आप में किसी लोकतंत्र के लिए बहुत चिंता की बात होनी चाहिए। यह अपने आप में सभी राजनीतिक दलों के लिए बेहद दुख की बात होनी चाहिए। चिंता होनी चाहिए कि क्या देश में वाकई गृह युद्ध जैसी स्थिति हो रही है? कहीं हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही है, कहीं आपस में ही लड़ाई हो रही है, राणा सांगा की बात हो रही है, औरंगजेब की बात हो रही है। चाइना उड़ने वाली टैक्सियां बना रहा है। हालत यह है कि ट्रंप ने चाइना के ऊपर 145% का लगा दिया था टैरिफ। अमेरिका की हालत खराब हो गई, लैपटॉप मोबाइल सब महंगे हो गए, सेमीकंडक्टर्स मिलना, चिप मिलना सब मुश्किल हो गया। तब जाके उसको घटा के सीधे बेस पर ले आया गया 10% पे। यह चाइना की टेक्निकल ताकत है, सेना की ताकत नहीं है, टेक्निक की ताकत है। जहां पर वो पहुंचा है, जितनी टेक्नोलॉजी अपने यहां उसने बनाई है, जितना अपना वैज्ञानिक प्रगति उसने की है, उसकी ताकत है कि ट्रंप को झुकना पड़ा। इलेक्ट्रॉनिक ये सारे गुड्स पर घटाकर 10% करना पड़ा, सारी हवा निकल गई। और यहां हम क्या कर रहे हैं? हम कभी औरंगजेब को ढूंढ के ले आते हैं, कभी वक्फ बिल ले आते हैं, कभी राणा सांगा आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। इतिहास बीत गया, खत्म हो गए मुगल। राजपूत अब तलवार लेकर लड़ने नहीं जाते हैं, या तो सेना में भर्ती होते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और उसके तरीके से लड़ते हैं, या फिर बहुत सारे राजाओं महाराजाओं ने अपने महलों को होटलों में तब्दील कर लिया और अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं। 100 साल 150 साल यहां पर अंग्रेज थे, उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ने के लिए ये लोग नहीं दिखाई दिए थे। मुगल तो बहुत पुरानी बात हो गए, औरंगजेब तो काफी पुरानी बात हो गया। याद रखिएगा कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और लगातार पीछे देख रहे हैं, लगातार आप पीछे वाले मिरर में, बैक मिरर में देख रहे हैं, तो गाड़ी का एक्सीडेंट होना तय है। गाड़ी चलाने के लिए जरूरी होता है कि आप सामने देखें, कभी कभार पीछे देख लें कि पीछे से आती हुई किसी गाड़ी से कोई खतरा ना हो, या फिर ओवरटेक करना हो तो ऐसा ना हो कि आप गलत गाड़ी के सामने आ जाएं। सिर्फ इतने के लिए पीछे वाले शीशे का उपयोग किया जाता है, इतने के लिए ही इतिहास का उपयोग किया जाना चाहिए कि इतिहास में जो गलतियां हुई हैं वो हमसे दोबारा ना हो। लेकिन कुछ लोग शायद इतिहास जीवी बनने में ज्यादा आनंद प्रकट करते हैं। देश के अंदर की गरीबी, बेरोजगारी, परेशानियां ये सब नहीं दिखाई देती हैं, और ये सब ना देखें इसके लिए जरूरी है पीछे देखते रहें। हम कहते रहें हमारे दादाजी ये थे, उनके दादाजी ये थे, उनके दादाजी ये थे, और ऐसा करते हुए हम ये चिंता करना छोड़ दें कि हमारे बच्चे क्या बनने वाले हैं, हमारे बच्चों के सामने क्या भविष्य है। जिस तरह के समय में हम जी रहे हैं, ना जाति काम आएगी, ना पगड़ी काम आएगी, ना तलवार काम आएगी। जिसके पास कायदे की नौकरी होगी, जिसके पास कायदे का बिजनेस होगा, उसके बच्चे लिख पढ़ पाएंगे, इज्जत की जिंदगी जी पाएंगे, और जिसके पास नहीं होगा वो ना लिख पाएंगे, ना पढ़ पाएंगे, ना इज्जत की जिंदगी जी पाएंगे। इस पागलपन का शिकार होंगे, कुछ दिनों तक शोर शराबा करेंगे, और फिर कोई छोटा मोटा काम करना पड़ेगा कि जिंदगी किसी तरह से कट पाए, और इसकी कुंठा, इसका फ्रस्ट्रेशन जिंदगी भर उनके साथ रहेगा। काश लोग ये समझ पाते,
काश इस तरह के पागलपन से मुक्ति पा पाते। रामजीलाल सुमन ने कल एक शेर पढ़ा, दैनिक भास्कर से बातचीत कह रहे थे। उन्होंने कहा, मैं पिलाकर आपका क्या जाएगा, जाएगा ईमान जिसका जाएगा। कल दी उसने कत्ल की धमकी मुझे, मैंने कह दिया कि देखा जाएगा। लेकिन रामजीलाल सुमन जी, आपसे भी हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, आप सांसद हैं, देश का कानून बनाते हैं, आप बयान देने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिए। इस तरह के बयानात समाज के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं करते। राजकुमार भाटी जी का बयान मैंने दिखाया, कितना संतुलित, कितना सधा हुआ बयान है। ऐसे बयान हैं जो देश को जोड़ते हैं, लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं। आज के समय में मुगलों के जमाने की कोई बात कह के किसी को गद्दार कह दीजिए, किसी को कुछ कह दीजिए, इससे क्या हासिल हो जाएगा। आप लोग बड़े बूढ़े हैं, आप लोग सदन में बैठते हैं, आप लोग लाखों लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी भी जिम्मेदारी है कि जब बोलें तो सोच समझ के बोलें। बानी एक अमोल है, जो कोई बोले तोल। जब चारों तरफ हिंसा का माहौल बना हुआ है तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि वो ऐसे बयान देंगे जो शांति लाने का काम करेगा, समन्वय लाने का काम करेगा। इस तरह के बयान जिससे बिना मतलब की आग भड़के, अगर वरिष्ठ लोग ना दें तो ही बेहतर है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।